नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा सफिशिएंसी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके सवाल हमें मिलते हैं, एक या दो सवाल हमें मिलते हैं और इसका इन डिटेल हम इसमें पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट समझेंगे, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और इसका नाम है डेटा सफिशिएंसी। जनरली इस टॉपिक में जो बेसिक टॉपिक है, जैसे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिक जो टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो डेटा सफिशिएंसी जैसे नाम से पता चल रहा है, आंकड़ा पर्याप्त। मतलब इसमें करना क्या होता है, जो एक से दो सवाल इसमें आते हैं, इसमें करना क्या है, एक से दो क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डेटा दिया जाएगा और हमें ये चेक करना है कि वो जो डेटा है क्या वो पर्याप्त है पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, आंसर डेफिनेट करने के लिए। क्या वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्या वो पर्याप्त है। तो कैसे करेंगे, सुनो। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, दो स्टेटमेंट आपके आएंगे और दो स्टेटमेंट के बेसिस पे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, एग्जांपल में समझाता हूं। पहले मैंने कहा इज एक्स ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स बड़ा है वाई से। पूछा गया आपसे, मतलब पूछा जा रहा है क्या एक्स बड़ा है वाई से, और स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया एक्स इज लेस देन क्यू लेस देन डब्ल्यू लेस देन वाई। सेकंड में दिया गया एक्स इज ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन जी लेस देन वाई। और आपके सामने जो ऑप्शन है उस तरह से आएंगे, जैसे ओनली फर्स्ट इज सफिशियंट, ठीक है जी, ओनली सेकंड इज सफिशियंट, या आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशियंट, या बोथ आर इनसफिशियंट, या बोथ आर नेसेसरी। ये मैक्सिमम 5 तरह के ऑप्शंस हैं जिसमें से आपके एज पर द क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब भी हम इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो दो तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और जहां हम डेफिनेट आंसर की बात करते हैं, वी आर लुकिंग फॉर द डेफिनेट आंसर। एक डेफिनेट रिप्लाई के रूप में, और डेफिनेट रिप्लाई यस या नो के रूप में रहेगा, और एक डेफिनेट वैल्यू या नंबर के रूप में, डेफिनेट वैल्यू या नंबर के रूप में। होता क्या है, जैसे इस सवाल का ये सवाल किया गया क्या एक्स वाई से बड़ा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप चेक करोगे किस वाले से हमारा आंसर यस आ रहा है या नो आ रहा है। अगर आप डेफिनेट हैं तो आपका आंसर यस में आएगा या नो में आएगा। नो भी अपने आप में डेफिनेट रिप्लाई है। जब आप बोलते हो आई डोंट नो, आई डोंट नो, वो इनडेफिनेट रिप्लाई है। तो दो तरह से यहाँ पे हम बात करते हैं, जो हमारा एक तो नो होता है और एक होता है आई डोंट नो, एक होता है आई डोंट नो। जो नो है वो अपने आप में डेफिनेट रिप्लाई है, और आई डोंट नो अपने आप में इनडेफिनेट रिप्लाई है। जैसे क्या आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने कहा नो तो आपने एक डेफिनेट रिप्लाई दिया कि भाई मैं ग्रेजुएट नहीं हूं। क्या आप एमबीए हैं, आपने कहा नो तो आपने एक डेफिनेट रिप्लाई दिया कि भाई मैं एमबीए नहीं हूं। नो अपने आप में एक डेफिनेट रिप्लाई है, और किसी से अगर स्टेटमेंट से आपका रिप्लाई नो आता है तो इसका मतलब है आप डेफिनेट रिप्लाई दे रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट मानी जाएगी, वो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट मानी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, सपोज मैंने कहा आज की डेट में, आज की कोई डेट है और मैंने कहा क्या आज की डेट में राहुल 50 साल का है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आज की डेट में राहुल 50 साल का है। अब आप कहोगे सर इंफॉर्मेशन दीजिए इसके बारे में। तो मैंने कहा राहुल एक ग्रेजुएट लड़का है, एमबीए है, मैरिड है ना, हैंडसम है, उसका जन्म
रामपुर में हुआ था। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या आप ये कंफर्म कर दो कि वो आज की डेट में 50 साल का है या नहीं है? आप कहोगे सर नहीं कर पाएंगे। तो पहली जो इंफॉर्मेशन है आपके काम की नहीं है, क्योंकि आप इससे ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि वो आज की डेट में 50 साल का है या नहीं। रामपुर में जन्म हुआ, हैंडसम है, मैरिड है, ग्रेजुएट है, लड़का है, नहीं पता सर। लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई कि राम जो है मैरिड है, 2 बच्चे हैं, बीटेक है, और उसका जन्म 1990 में रामपुर में हुआ था। अब जैसे ही आपको 1990 मिला तो आप ये कंफर्म हो गए कि आज की डेट में वो 50 साल का नहीं। और जैसे ही आप कंफर्म हो गए तो आपने कहा नो। सेकंड के बेसिस पे आपने क्या कहा? नो। तो सेकंड जो इंफॉर्मेशन है वो पर्याप्त है आपका आंसर कंक्लूड करने के लिए, आपका आंसर डेफिनेट करने के लिए। यू विल से कि सेकंड इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू से नो। नो अपने आप में डेफिनेट रिप्लाई है। तो हमारे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां पे रिप्लाई के रूप में हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या रवि का फेसिंग आउटसाइड है? डेफिनेट वे में या तो आप यस कहोगे, नो कहोगे। क्या एफ थर्ड फ्लोर पे बैठा है? या तो आप यस कहोगे, नो कहोगे। क्या रवि सीमा का भाई है? या तो आप यस कहोगे, नो कहोगे। ये ऐसे सवाल हैं जहां पे आपको इस तरह से पूछा जा रहा है कि आप डेफिनेट वे में यस कहोगे या नो कहोगे, और इनडेफिनेट तो आप कहोगे आई डोंट। ठीक है जी। दूसरा, कुछ सवाल ऐसे होंगे जैसे मैं पूछा कि लीनियर रो में ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी इन अ लीनियर रो? तो उसमें एक नंबर आएगा, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, डेफिनेट वे में कहोगे। या मैंने पूछा एफ से ऊपर बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं? एक नंबर आपसे पूछा है ना? या मैंने पूछा जी का वजन कितना है? एक वैल्यू आप दोगे। तो 2 तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, एक रिप्लाई के रूप में, एक वैल्यू के रूप में। यहाँ पे रिप्लाई के रूप में पूछा गया कि एक्स वाई से बड़ा है, और फर्स्ट के बेसिस पे आप ये देख रहे हो कि एक्स जो है वाई से छोटा है, मतलब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो नो एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई। तो आपका रिप्लाई क्या है? डेफिनेट रिप्लाई है। और डेफिनेट रिप्लाई है तो फर्स्ट वाला क्या है? सफिशिएंट है टू से नो। जैसे कि आपने इनइक्वलिटी पढ़ा और यहाँ पे क्या आ गया? अपोजिट साइन आ गया। जब भी किसी दो एलिमेंट्स के बीच में अपोजिट साइन आते हैं तो रिलेशन डाउटफुल हो जाता है। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो सेकंड के बेसिस पे आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो बड़ा है, छोटा है या नहीं है। तो सेकंड जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? इनसफिशियंट है। सेकंड इंफॉर्मेशन इज इनसफिशियंट, और हियर द आंसर इज ओनली फर्स्ट इज सफिशियंट टू से नो। वेदर द रिप्लाई इज नो और यस डजंट मैटर, बिकॉज दोनों रिप्लाई क्या है? डेफिनेट रिप्लाई। समझ रहे हो? तो इस तरह का जो कंसेप्ट है वो डेटा सफिशिएंसी का कंसेप्ट है। जैसे और हम एग्जांपल यहां पे लेंगे अभी। फॉर एग्जांपल मैंने सेम क्वेश्चन रखा, इज एक्स ग्रेटर देन वाई, और मैंने स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा एक्स इज ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन एफ, ग्रेटर देन जी। सेकंड में मैंने कहा एक्स सॉरी जी ग्रेटर देन यू, ग्रेटर देन एम, ग्रेटर देन वाई। अब आप पहले तो इंडिपेंडेंटली चेक करते हो। जब आपने इंडिपेंडेंटली चेक किया तो फर्स्ट वाले में वाई नहीं था, इनसफिशिएंट। सेकंड वाले में एक्स नहीं था, इनसफिशिएंट। दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग इनसफिशिएंट हो गए। दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग क्या हो गए? इनसफिशिएंट हो गए। फिर आप दोनों को क्या करते हो? मर्ज करके देखते हो। फिर आप दोनों को मर्ज करोगे तो दोनों को मर्ज करने पे आपने क्या पाया कि जो x है वो g से बड़ा है। g क्या है? कॉमन है। दोनों को मर्ज करने पे आया कि x बड़ा है g से और g बड़ा है y से, और दोनों को मर्ज करने पे आपका रिप्लाई आएगा यस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बोथ आर नेसेसरी। आंसर करने के लिए आपको दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बोथ आर नेसेसरी। बोथ आर नेसेसरी कब आएगा? पहले इंडिपेंडेंटली आंसर नहीं आना चाहिए, इनसफिशिएंट होना चाहिए, और दोनों को मिलाने से बाद आपका आंसर सफिशिएंट होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? बोथ आर नेसेसरी। अच्छा, सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे पूछूं, इज मैंने पूछा इज एक्स ग्रेटर देन वाई, और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया फर्स्ट एक्स इज ग्रेटर देन यू, ग्रेटर देन जी, ग्रेटर देन आर। सेकंड
S is greater than M greater than Y। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में X नहीं है, नहीं आएगा, सेकंड में Y, फर्स्ट में Y नहीं है, नहीं आएगा, सेकंड में X नहीं आएगा, और दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है। आपने पहले अलग अलग चेक किया, नहीं आया, फिर दोनों को मिलाकर भी देख रहे हैं तो कोई कॉमन नहीं है, और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे बोथ आर इनसफिशिएंट। क्या कहेंगे? बोथ आर इनसफिशिएंट, बोथ आर इनसफिशिएंट। डिफरेंस क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल, सपोज करो मैंने क्वेश्चन पूछा, इज सेम क्वेश्चन, इज एक्स ग्रेटर देन वाई। पहले वाले में मैंने कहा एक्स इज ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन वाई। दूसरे में मैंने कहा एक्स इज लेस देन जी लेस देन डब्ल्यू लेस देन वाई। अब आप क्या देख रहे हैं? पहले वाले से कंफर्म हो रहा है यस, आपका रिप्लाई आएगा यस। दूसरे वाले से रिप्लाई आएगा मेरे भाई नो। पहले वाले से रिप्लाई आ रहा है यस और दूसरे वाले से रिप्लाई आ रहा है नो, और दोनों इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट है, चाहे आंसर दोनों से सेम आए या डिफरेंट आए, डजंट मैटर। दोनों इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट है, दोनों से आंसर चाहे सेम आए या डिफरेंट आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में आप कहोगे दोनों में से किसी को भी चूज करो, यू विल गेट योर आंसर, और आपका आंसर आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। चाहे मैं स्टेटमेंट अगर इस तरह से भी कर दूं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोल दूं एक्स इज ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन वाई, और सेकंड में अगर मैं बोल दूं सपोज एक्स इज ग्रेटर देन यू ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन वाई, आपका दोनों से रिप्लाई यस आए, जैसे यहाँ पे यस है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है यस है, डजंट मैटर, आंसर फिर भी आइदर और होएगा, आंसर फिर भी आइदर और होएगा। दोनों से वैल्यू सेम आए या डिफरेंट आए, दोनों से वैल्यू डेफिनेट आनी चाहिए, दोनों से रिप्लाई डेफिनेट आना चाहिए, सेम आए या डिफरेंट आए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आए या डिफरेंट आए डजंट मैटर, दोनों से चीजें डेफिनेट आनी चाहिए, तो रिप्लाई सेम हो या डिफरेंट हो। तो आप तीनों में डिफरेंस समझ गए, दोनों से डेफिनेट रिप्लाई आ रहा है या वैल्यू आ रही है तो आइदर फर्स्ट और सेकंड, चाहे सेम आए वैल्यू या डिफरेंट आए। दोनों से इंडिपेंडेंटली नहीं आ रहा, मिलाने के बाद भी नहीं आ रहा तो बोथ आर इनसफिशिएंट हो गया। दोनों से नहीं आ रहा लेकिन मिलाने के बाद आ रहा है तो बोथ आर नेसेसरी हो गया। तो इस कंसेप्ट के आधार पे हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो हमारी थ्योरी क्या बन गई मेरे भाई? केस नंबर 1 ये बना, केस नंबर 1 हमने क्वेश्चन के बाद दो स्टेटमेंट की बात की, फर्स्ट से आ गया सेकंड से नहीं आया तो मर्ज नहीं करेंगे। देखो मर्ज कब करते हैं, कंबाइन कब करते हैं? जब दोनों इंडिपेंडेंटली इनसफिशिएंट हो, जब दोनों इंडिपेंडेंटली इनसफिशिएंट हो तो हम कंबाइन करते हैं। इस केस में हमारा आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, ठीक है। केस नंबर 2, क्वेश्चन के बाद दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट से आंसर नहीं आया सेकंड से आ गया तो हम इस केस में कहेंगे ओनली सेकंड, मर्ज नहीं करेंगे, है ना। केस नंबर 3, हमारा क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट फर्स्ट से आंसर आ गया और सेकंड से भी आंसर आ गया, दोनों से सेम आया या डिफरेंट आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस केस में कहेंगे आइदर फर्स्ट और सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सेम आए या डिफरेंट आए। अच्छा जी, केस नंबर 4, हमारा क्वेश्चन के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आया, सेकंड से भी नहीं आया, फिर हमने कंबाइंड किया तब भी नहीं आया तो हमने कहा बोथ आर इनसफिशिएंट, ठीक है। और लास्ट केस मेरे भाई, केस नंबर 5, हमने क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट फर्स्ट लिया नहीं आया, सेकंड लिया नहीं आया और दोनों को मिलाया फिर आ गया तो हमने कहा बोथ आर नेसेसरी। दीज आर द केसेस, चाहे क्वेश्चन आपका ऑर्डर रैंकिंग से हो, कोडिंग डिकोडिंग से हो, ब्लड रिलेशन से हो, सिलोजिज्म से हो, जो आपके जनरल टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इसलिए डेटा सफिशिएंसी को थोड़ा सा बाद में पढ़ाया जाता है, जिससे कि जो बेसिक टॉपिक है उसके आधार पे आप इसके आंसर्स निकाल पाए। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना, जब तक जेंडर कंफर्म नहीं आएगा हम आंसर कंफर्म नहीं करेंगे। जैसे मैंने पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो ए का जेंडर आना जरूरी है। ब्रदर लगे, सिस्टर लगे, फादर लगे, मदर लगे। पेरेंट्स आएगा तो वो अपने आप में आंसर डेफिनेट नहीं होगा। पेरेंट्स में पता होना चाहिए पापा लगे कि मम्मी लगी। सिबलिंग इज नॉट अ डेफिनेट आंसर, पता होना चाहिए ब्रदर लगा कि सिस्टर लगी, है ना। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसमें मैंने पूछा एक रो है और रो में टोटल पूछा। क्या पूछा मैंने? टोटल। पहले से आंसर आ रहा है 15 और दूसरे से आंसर आ रहा है आइदर, इस ओवरलैपिंग वाला केस होता है आइदर 10 और 12। तो जहां दो पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब डेफिनेट आंसर नहीं आया, तो ये इनसफिशिएंट हो जाएगा। डेफिनेट आंसर नहीं आया, यहां पे डेफिनेट आंसर आ रहा है। डेफिनेट आंसर आना चाहिए, अगर उसमें कोई भी 1% भी संभावना है तो वो इनसफिशिएंट माना जाएगा, ठीक है ना। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। देखिए, पूछा गया हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। जो ए है वो क्या लगा डी का। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए क्या लगा डी का, तो हमारे ए का जो जेंडर है वो कंफर्म आना चाहिए मेरे भाई। ए का जेंडर क्या आना चाहिए? डेफिनेट आना चाहिए। ए का जेंडर क्या आना चाहिए? डेफिनेट आना चाहिए। पहले वाले में कहता है ए हु हैज ओनली 2 किड, ए के 2 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, पी जिसके केवल 2 बच्चे हैं, ए और डी। पी हु हैज ओनली 2 किड, पी के 2 बच्चे हैं, ए और डी, ठीक है मेरे भाई। इज द मतलब क्या हो गया? पी की बात हो रही है। पी के 2 बच्चे हैं, ए और डी। क्यू की मदर इन लॉ है कौन? पी। पी क्यू की मदर इन लॉ है। पी मदर इन लॉ है किसकी? क्यू की। तो इनमें से किसी से शादी होगी क्यू की। और क्यू जो है सिस्टर इन लॉ है डी की। क्यू क्या है? डी की सिस्टर इन लॉ है, तो डी से शादी नहीं होगी। फिर क्यू की शादी किससे होगी? ए से, क्योंकि पी के 2 ही बच्चे हैं। अब ये मदर इन लॉ बनेगी तो इनमें से शादी होगी क्यू की, और क्यू डी की सिस्टर इन लॉ है तो ए से शादी हो गई। क्यू सिस्टर इन लॉ है तो ए क्या हो गया? प्लस हो गया। अब डी प्लस हो सकता है या माइनस, लेकिन सवाल ये पूछा गया था हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। सवाल ये था कि ए क्या लगा डी का, तो डेफिनेट आंसर आपका आएगा कि ए जो है वो 100% क्या है? ब्रदर है। तो हमसे जो पूछा गया उसका आंसर हम डेफिनेट दे पा रहे हैं, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमारा फर्स्ट क्या हो गया? सफिशिएंट। हमसे ये नहीं पूछा गया कि डी क्या लगेगा, हमसे पूछा गया कि ए क्या लगा। तो ए क्या लगा? ए 100% क्या है? ब्रदर है। सेकंड में देखो, कहता है आर इज द सिस्टर लॉ ऑफ ए, इज द मतलब आर, आर डॉटर लॉ एस की, और एस के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आर जो कि ए की सिस्टर लॉ है, एस की डॉटर लॉ है, जिसके केवल 2 बच्चे हैं, एस के 2 बच्चे हैं, ए और टी। आर क्या है? एस की डॉटर लॉ है। आर सिस्टर लॉ एक ही है, ए की सिस्टर लॉ है, और एस की क्या है? डॉटर लॉ है, मतलब एस की बहू है, ठीक है। तो आर जो है एस की डॉटर लॉ है और ए की सिस्टर लॉ है, तो आर की शादी डी से हो जाएगी। आर डॉटर लॉ है तो डी प्लस हो जाएगा। अब ए प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। पूछा गया ए क्या लगेगा डी का, ए क्या लगेगा डी का, तो ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। तो डेफिनेट आंसर मेरे भाई नहीं आया, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट। क्योंकि आपसे पूछा गया ए क्या लगेगा डी का, तो सेकंड वाले में हम श्योरिटी के साथ आंसर नहीं दे पा रहे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, अगर आपसे ये पूछा जाता कि डी क्या लगा ए का, तो पहले वाले में डी ब्रदर या सिस्टर हो सकता है, और दूसरे वाले में डेफिनेटली डी क्या होगा? डी 100% ब्रदर होगा। तो अगर ऐसा पूछेगा तो आंसर आपका ओनली सेकंड आता। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। डी क्या लगा ए का, तो आंसर सेकंड आएगा। ए क्या लगा डी का, तो आंसर फर्स्ट आएगा। एकदम क्लियर है? फिर ट्राई करते हैं।
या कंपैरिजन है। जब तक कोई अदर पॉसिबल, अगर देखो कोई भी पॉसिबल संभावना, कोई भी संभावना अगर बनी रहेगी तो फिर हम डेफिनेट उसको सफिशिएंट नहीं कर सकते। सफिशिएंट कब होगा? जब डेफिनेट आंसर आए। अगर कोई, जैसे मैंने कहा कि कौन बड़ा है, और आपने कहा भाई ई तो बड़ा है आ रहा है, लेकिन पता चला कि एफ भी बड़ा हो सकता है, तो फिर हम कहेंगे कि भाई डेटा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि दो लोग बड़े हो सकते हैं तो फिर पर्याप्त नहीं है। डेफिनेटली एक ही बड़ा आ रहा है और उसका पता चल रहा है कौन बड़ा आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे हाँ भाई पर्याप्त है। तो ये वाली चीज आपको समझनी है। करिए जरा इसको करिए। देखो, पूछा है टॉलेस्ट कौन है। अब टॉलेस्ट कौन है पूछा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें टॉलेस्ट से मतलब है, फर्स्ट ई टॉलर है सी से, और सी टॉलर है बी से। लेकिन बाकी बचे में कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें नहीं पता, तो फर्स्ट से आंसर नहीं आएगा। बोलो हाँ, फर्स्ट से आंसर नहीं आएगा, हमें नहीं पता बाकी। सेकंड में क्या कहता है, एफ टॉलर है ई और ए से, बी शॉर्टेस्ट नहीं है, तो कोई और शॉर्टेस्ट हो सकता है। लेकिन एफ से बड़ा बी कोई हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, सी हो सकता है। केवल सेकंड को देखें तो, पहले इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं, इससे भी आंसर नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर देखेंगे। तो मेरे भाई अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो एक केस तो ऐसा हो सकता है कि एफ बड़ा है ई से, ई बड़ा है सी से, सी बड़ा है बी से, बी सबसे छोटा नहीं था, हो सकता है यहाँ पे ए हो, और यहाँ पे क्या हो जाए, डी हो जाए। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, दोनों को मिलाने पर ये कंडीशन बिल्कुल बन सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एफ बड़ा हो ई से, ई बड़ा है सी से, सी बड़ा है बी से, बी के बाद ए हो, और यहाँ पे क्या हो, डी भी हो, तो एफ भी बड़ा हो सकता है। तो मतलब कंफ्यूजन है कि आपका सबसे बड़ा एफ भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। जब तक कंफ्यूजन रहेगा हम डेटा पर्याप्त नहीं बोलेंगे। जब तक कंफ्यूजन रहेगा हम डेटा पर्याप्त नहीं बोलेंगे। तो आंसर क्या आएगा, बोथ आर नॉट सफिशिएंट। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड। क्लियर है। अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी देखो यहां इसकी भी है और पॉसिबिलिटी इसकी भी है, दोनों को मर्ज करने पे दोनों स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और दोनों स्ट्रक्चर बन सकते हैं
तो एफ और डी में हमारा कंफ्यूजन रहा, हम टॉलेस्ट को कंफर्म नहीं बता पा रहे। आंसर क्या हो गया? बोथ आर इनसफिशिएंट। इसको देखो सिटिंग के रूप में। देखो पूछा गया है एग्जैक्टली मिडिल में कौन है, ठीक मध्य में कौन बैठा है। एक रो में 5 लोग हैं और सबका फेसिंग नॉर्थ है। आ जाओ, पहला केस, लेफ्ट और क्या है? राइट। D4 टू द राइट ऑफ ए, कहीं पे ए बैठा है, उसके राइट में डी क्या है? फोर्थ है। ए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्या है? बी, तो यहां पे क्या होगा? बी होगा। अब यहां सी हो सकता है, ई हो सकता है, सी हो सकता है, ई हो सकता है, हमें श्योर नहीं है। तो पहले वाले से ये श्योर नहीं कर पाएंगे ठीक मध्य में कौन बैठा है, और मेरे भाई पहले से आंसर नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है? लेफ्ट और राइट। दूसरे केस में कहता है मेरे भाई जितने लोग सी और बी में हैं उतने ही ए और ई में है। तो केसेस कई सारे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है सी यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो, ए यहाँ पे हो, ई यहाँ पे हो, या बी यहाँ पे होता है, सी यहाँ पे होता है, डी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है, बीच में बी हो सकता है, ए हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज बन रही है। दोनों जब कैंसिल आउट हो गए तो दोनों को मर्ज करेंगे। ठीक है जी। अब दोनों को यदि मैं मर्ज करता हूं तो मेरे भाई उसने कहा था ए की राइट में डी क्या है? फोर्थ है, और यहां बी था। अब कंडीशन सेकंड वाले को मर्ज करते हैं। सेकंड वाले को उसने कहा बी और सी में जितना उतना ए और ई में है। अगर मैं सी को यहां लेता हूं तो बी और सी में 0, तो ए और ई में 2 हो जाएंगे। कंडीशन मैच नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या होगा? 100% यहां पे सी होगा तो यहां पे ई होगा। बी और सी में 1 तो ए और ई में 1 हो जाएगा, और 100% बीच में ठीक मध्य में ई आ जाएगा। दोनों को मिलाने से बात बन जाएगी आंसर बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। द आंसर इज ई, दैट इज द डेफिनेट आंसर। द आंसर ई, दैट इज द डेफिनेट आंसर। समझ में आएगी बात? आगे देखो, सिटिंग के रूप में फिर सवाल है, और यहां सिटिंग है सर्कुलर को लेकर। सिटिंग किसको लेकर है? सर्कुलर को लेकर। एक बार ट्राई करेंगे खुद से, देन आई विल एक्सप्लेन। पूछा गया है हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल। देखिए मेरे दोस्त, अब यहां सिटिंग के रूप में है और हमें डेफिनेट आंसर निकालना है। हमें क्या आंसर निकालना है? डेफिनेट आंसर निकालना है। बात सुनना, जब हमें डेफिनेट आंसर निकालना है तो यहां क्या पूछा गया है? हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एल। एल के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, और हम एक एक करके पहले इंडिपेंडेंटली चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट को मैंने चेक किया, एक सर्किल में 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5, सबका फेसिंग क्या है मेरे दोस्त? इनसाइड है। ठीक है। पी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ,
ओ के लेफ्ट में पी क्या है, सेकंड है, हमने ऐसे बिठाया, इतना तो सेटिंग हम जानते हैं। एन पड़ोसी पी का, अच्छा दो लोग हैं एन और एम में, एम पड़ोसी नहीं है किसका, ओ का। अब यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे एम आएगा, ठीक है। एन और एम में दो लोग हैं, इधर से दो छोड़ोगे एन नहीं आएगा, तो इधर से दो छोड़कर क्या आएगा, एन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, एल बचा। डेफिनेट अरेंजमेंट हो रहा है, तो आपसे पूछा गया था एल के इमीडिएट राइट में कौन है, तो आप डेफिनेट आंसर दोगे कि एल के इमीडिएट राइट में कौन है दोस्त, एम है। आपने डेफिनेट आंसर दिया कि एल के इमीडिएट राइट में कौन है, एम है, तो आपका आंसर डेफिनेट आया, तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, सफिशिएंट हो गया, एम आपका डेफिनेट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो पहला सफिशिएंट है, ओके। दूसरा देखो, दूसरे में कहता है 5 लोग हैं, अगेन 1 2 3 4 और 5, सबका फेसिंग तो इनसाइड है, वो कोई दिक्कत नहीं है। एम सेकंड टू राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में एम क्या है, सेकंड है, ठीक बात है। पी पड़ोसी नहीं ओ का, तो यहाँ पे पी आएगा। एन इमीडिएट राइट है पी के, यहाँ पे एन आएगा और यहाँ पे एल आएगा। तो एल के राइट में क्या आ गया, यहाँ पे भी एम आ गया। अब दोनों से आंसर सेम आ रहा है, सपोज करो दोनों से डिफरेंट आता ना, तब भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि दोनों से आंसर डेफिनेट आना चाहिए, सेम आए या डिफरेंट आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम आए या डिफरेंट आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर आ रहा है और डेफिनेट आंसर आ रहा है। और जब दोनों से अलग अलग आंसर डेफिनेट आ रहा है, चाहे सेम आए या डिफरेंट आए, तो उस केस को हम कहते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड। दोनों में से किसी को भी यूज करो, यू विल गेट योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। बोथ नेसेसरी नहीं करेंगे, बोथ नेसेसरी कब करते हैं, जैसे मैंने अभी अभी क्वेश्चन किया था कि जब अलग अलग आंसर नहीं आए, जब अलग अलग आंसर नहीं आए और दोनों को मिलाने से आंसर आए, तो हम क्या बोलते हैं, बोथ आर नेसेसरी। समझ में आ रही बात? चलिए आगे चलो, कंपैरिजन का पार्ट है। देखो छोटी छोटी पजल के रूप में भी डेटा सफिशिएंसी आएगा, छोटी छोटी पजल के रूप में भी डेटा सफिशिएंसी आएगा। देखो इसमें पूछा गया है सबसे हैवीएस्ट कौन है, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। हमें हैवीएस्ट से मतलब है, पहले अलग अलग हम ध्यान देंगे। पहला केस, बी मोर देने केवल 2 लोगों से, तो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। डी ज्यादा है केवल 2 लोगों से, तो यहां पे हो गया डी। ई का वेट है ए से ज्यादा बट लेस देन बी से, ई यहां हो सकता है ए से ज्यादा बी से कम, ई यहां भी हो सकता है ए से ज्यादा और बी से कम। तो मतलब क्या है, यहां पे आपका बी हो सकता है या सी हो सकता है, ये कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि ई यहां भी हो सकता है ना। ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, नहीं सॉरी, ए यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो बी और सी में कंफ्यूजन रहेगा, पहले से आप ये नहीं बता सकते हैवीएस्ट कौन। दूसरा केस देखो, कहता है ए ज्यादा है सी से बट छोटा है ई से, बट छोटा है ई से। ई सबसे हैवी नहीं है, सॉरी ई बी से हैवी नहीं है, तो बी से छोटा होगा। अब यहां कंफ्यूजन में क्या है, बी और डी। सिर्फ सेकंड को अगर आप देखें तो बी बड़ा हो सकता है या डी बड़ा हो सकता है। दोनों से आंसर नहीं आया, अब कंफ्यूजन क्या, दोनों को मिलाने से खत्म हो रहा है। और दोनों को मिलाने से देखें तो दोनों को जब मिलाओगे तो सबसे बड़ा डी तो नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ा डी तो नहीं हो पाएगा, तो दोनों को मिलाने से क्या होगा, बी सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी आएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, फिर आपका क्या होगा,
एक, दो, तीन, चार, पांच, यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, सी आ, दोनों को मिलाने से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे बड़ा बी आ जाएगा, तो दोनों को मिलाने से आंसर आ रहा है, तो आंसर नंबर क्या आ गया? 4। बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। अलग अलग हम श्योर नहीं थे और दोनों को मिलाने से आंसर श्योर हो गया। नेक्स्ट, ये भी कंपेरिजन है। इसमें क्या पूछा है? लाइट टेस्ट पूछा है। तो लाइट टेस्ट हमारा अगर निकल रहा है तो सफिशिएंट है, नहीं निकल रहा है तो इनसफिशिएंट है। सीधा सा खेल है। देखो, कहता है बी इज हैवियर देन ए। पहले में बी हैवी है किससे? ए से। लेकिन लाइटेस्ट कैसे होगा तो पता नहीं। सेकंड में क्या कहता है? ए लाइटर है सी और डी से। ठीक है भैया, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है बी को लेकर। अलग अलग अगर आप देखें तो दोनों को मिलाकर देखेंगे तो क्या होगा? जो ए है, दोनों को मिलाएंगे तो वो बी से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, डी से भी छोटा है। अगर आप हैवीएस्ट पूछोगे तो दोनों को मिलाने से भी आंसर नहीं आएगा। अगर आप हैवीएस्ट पूछोगे ना तो दोनों को मिलाने से भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन आप लाइटेस्ट पूछ रहे हो तो दोनों को मिलाने से आप ये कंफर्म कर दोगे कि हमारा ए क्या है? लाइटेस्ट है। तो आपका दोनों को मिलाने से आंसर आ रहा है, तो बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। एक और करेंगे। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं कहता हूं वन रैंक अबव, जैसे वन फ्लोर अबव कहते हैं, तो वन फ्लोर अबव का मतलब होता है जस्ट अबव, बीच में जीरो। ऐसी वन रैंक अबव का मतलब होता है जस्ट अबव, बीच में जीरो। टू रैंक अबव बोलोगे ना तो बीच में एक होएगा। टू फ्लोर अबव बोलोगे बीच में एक होएगा। टू बॉक्स अबव बोलोगे बीच में एक होएगा। इस बात का ध्यान रखना। देखिए, पूछा गया था लोएस्ट रैंक किसकी है ना? पहले में कहता है एस इज टू रैंक बिलो आर। आर से दो रैंक बिलो है एस, तो बीच में एक होएगा। आर जो कि टॉप पे नहीं है, तो टॉप पे बाकी लोग हो सकते हैं, नीचे बाकी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। क्यों हो सकता है? कोई और हो सकता है, पहले से आंसर नहीं आएगा। अच्छा जी, दूसरा कहता है पी अबव है किससे? एस से। बट मतलब पी, पी छोटा है क्यूटी से। लेकिन सेकंड वाले में कंफ्यूजन में है आर। क्या पता आर सबसे छोटा हो, क्योंकि सिर्फ सेकंड देखोगे, पहले सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंटली चेक करना है। तो आर कंफ्यूजन में इससे भी नहीं आ रहा। अब दोनों को मिलाकर देखो, दोनों को मिलाएं तो ये पता चल रहा है कि एस से ऊपर आर भी है, एस से ऊपर पी भी है, क्यू भी है, टी भी है। तो सबसे जो लाइटेस्ट है, लोएस्ट है, वो कौन हो गया? एस। आंसर दोनों को मिलाने से आ गया। हाँ, अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता कि सबसे हाईएस्ट रैंक किसकी है, तो दोनों को मिलाने से भी नहीं बता पाओगे कि हाईएस्ट रैंक किसकी है। हाईएस्ट नहीं बता पाओगे। ठीक है जी, अगला सवाल।
देखिए पूछा गया है इज सम लॉयंस अ टाइगर, इज सम लॉयंस अ टाइगर पूछ रहा है, जैसे कंक्लूजन होता है ना, पहला कहता है सम लॉयंस आर रैट, ऑल रैट आर डॉग, सम रैट आर टाइगर। ठीक है जी। अब ये स्टेटमेंट है सपोज, और आपसे कंक्लूजन पूछा जाए इज सम लॉयंस आर टाइगर, तो लॉयन और टाइगर में सम का रिलेशन कंक्लूड कर दोगे आप कहोगे सर नहीं, नहीं कर पाएंगे कंक्लूड, इस स्टेटमेंट से सम लॉयंस आर टाइगर का कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सारा रेट क्या है, आपका टाइगर है, सम टाइगर क्या है, डॉग है, कुछ लॉयन क्या है, रेट है। तो अब आपसे पूछूं मैं इस सम लॉयंस आर टाइगर, तो रेड की वजह से सम लॉयंस और टाइगर में रिलेशन क्या हो चुका है, बन चुका है, तो सेकंड वाले से कंक्लूजन आएगा, फर्स्ट वाले से नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है ना, एक और करो। देखिए पूछा गया है शॉर्टेस्ट कौन है, अब मेरी बात सुनना, पहले वाले में कितने पर्सन है, 7, एक्स शॉर्टर है केवल जेड से, पहला वाला कहता है एक्स शॉर्टर है केवल जेड से, केवल जेड से छोटा बाकी सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब है एक्स यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक्स केवल जेड से शॉर्टर है बाकी सबसे बड़ा होगा, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है, टॉलर शॉर्टर किससे, डब्ल्यू से, तो 1 2 3 यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, उससे इक्वल नंबर है बड़े और छोटे, वाई बड़ा है डब्ल्यू और के से, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा, अब के यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये था, ये सेकंड की इंफॉर्मेशन है, सॉरी ये सेकंड की इंफॉर्मेशन है, इतना कुछ आया। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ है, डब्ल्यू वाई बड़ा डब्ल्यू और के से, तो यहाँ कंफ्यूजन बना हुआ 3 लोगों का, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो यहाँ पे लास्ट में एल आ सकता है, ए आ सकता है, और मेरे भाई जे भी आ सकता है, पहले से नहीं आया, दूसरे से देखो, के सबसे छोटा नहीं है और एल बड़ा है जे से तो आएगा ही नहीं, कैसे आएगा इससे। अब दोनों को इंफॉर्मेशन को कंबाइन करोगे, अब दोनों से नहीं आया ना, दोनों कंबाइन करो, कंबाइन करोगे तो आपको पता चल रहा है कि एल बड़ा है जे से, तो एल सबसे छोटा नहीं होगा, फिर के सबसे छोटा है नहीं, तो जे सबसे छोटा आ जाएगा, और यहाँ पे एल हो सकता है, के हो सकता है, एल हो सकता है, के हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा, और सबसे छोटा अगर जे आ जाएगा तो आपका आंसर आएगा बोथ आर नेसेसरी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। समझ में आ गई बात, तो इस तरह से हम डेटा सफिशिएंट क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल माने जाते हैं। आई होप सो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, थोड़े से आगे बढ़े होंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर से, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में डेटा सफिशिएंसी का बेसिक थॉट प्रोसेस समझा कि किस तरह से हम ऑप्शन चूज करते हैं, और डेटा सफिशिएंसी में हम किस तरह से जो स्टेटमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन के आधार पर देखते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये पर्याप्त है या नहीं है। तो अभी इसमें इस कड़ी में आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि किस तरह से और हमें सॉल्व करना चाहिए, है ना, चाहे वो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से हो या कोडिंग डिकोडिंग से हो या ऑर्डर रैंकिंग से हो, डायरेक्शन से हो, तो हमें डेटा सफिशिएंसी को इस तरह से पूरा लेके चलना है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैंने कहा कि ऑफकोर्स ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे, 5 केसेस की बात कर रहे थे, राइट, कि आपका जैसे केस 1 था, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन के बाद हमारा स्टेटमेंट रहता है, और अगर पहले से आंसर आ गया दूसरे से नहीं आया तो हम मर्ज नहीं करते, और आंसर हमारा क्या हो जाता है, ओनली फर्स्ट हो जाता है। जैसे हम केस नंबर 2 की बात कर रहे थे, और केस नंबर 2 में क्वेश्चन के बाद हमारे 2 स्टेटमेंट हैं, राइट, और फर्स्ट से आंसर नहीं आया, सेकंड से आ गया, तो मर्ज नहीं करेंगे, हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली सेकंड हो गया, है ना। केस नंबर 3 में जैसे क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट फर्स्ट है, उससे भी आंसर आ गया,
और स्टेटमेंट सेकंड से भी आंसर आ गया। चाहे आंसर दोनों से सेम आए या डिफरेंट आए, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस केस में आंसर क्या करते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड करते हैं। केस नंबर 4, जहां क्वेश्चन के बाद दो स्टेटमेंट हैं, राइट, और फर्स्ट से आंसर नहीं आया, सेकंड से नहीं आया, जब इंडिपेंडेंटली हम चेक करते हैं और आंसर नहीं आए तो दोनों को फिर मर्ज करते हैं, और दोनों को मर्ज करने पर भी आंसर नहीं आए तो हम कहते हैं बोथ आर इनसफिशिएंट। क्या बोलते हैं, बोथ आर इनसफिशिएंट, दोनों की दोनों अपर्याप्त हैं, दोनों की दोनों अपर्याप्त हैं, राइट। और एक केस नंबर 5, केस नंबर 5 में क्या है कि जैसे हमने दो स्टेटमेंट चेक किए और उसके बाद दोनों से आंसर नहीं आया, फिर कंबाइंड किया और कंबाइंड करने के बाद आंसर आ गया, तो कहेंगे दोनों की क्या है, जरूरत है, बोथ आर नेसेसरी। तो कहेंगे बोथ आर नेसेसरी। ये हमारा कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट के बेसिस पे हम चीजें बना रहे हैं। तो अब सवाल आगे बढ़ाते हैं, और ये बेहतरीन सा सवाल है, हिंदी इंग्लिश जो आपका मर्जी है। आप पहले ये देखोगे सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट को चेक करोगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। जी, अब जैसे हम पैरेलल लॉ पढ़ते हैं और पैरेलल लॉ के रेस्पेक्ट में डेटा सफिशिएंसी का यहाँ पे सवाल दिया गया, तो जरा देखो इसमें पूछा क्या गया है, हु फेसेस जी, जी को कौन फेस करता है। अगर हमें इसका सवाल का आंसर डेफिनेट मिल गया, और जिससे मिल गया वो इंफॉर्मेशन पर्याप्त मानी जाएगी, डेटा सफिशिएंट माना जाएगा। 6 लोग हैं, रो में बैठे हैं, रो 1 में कौन बैठे हैं, जेकेएल, और रो 2 में बैठे एफ जी एच। इनका फेसिंग क्या है दोस्त, साउथ है, और एक रो का फेसिंग नॉर्थ है। ये बोला गया दो समांतर पंक्तियां बैठी हैं, एक पंक्ति में जेकेएल है, उत्तर की ओर मुख करते हैं, और पंक्ति 2 में एफ जी एच है, जो कि दक्षिण की ओर मुख करते हैं। एक उत्तर में देखते हैं, एक दक्षिण में देखते हैं, पैरेलल रो का सवाल है। पहले स्टेटमेंट से देखते हैं कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। दो हमने रो ड्रॉ की, एक साउथ फेसिंग है तो राइट से क्या ले लेंगे, लेफ्ट ले लेंगे, और ये लेफ्ट से क्या ले लेंगे मेरे भाई, राइट ले लेंगे। आपकी पहली रो में जो है जिनका फेसिंग नॉर्थ, सॉरी, उसमें क्या है, जेकेएल है, और ये एफ जी एच इनका फेसिंग क्या है, साउथ है। यही बात है। कंडीशन देखो, इसमें कहता है एच फेस करता है के को, क्या, एच के की ओर देखता है, एच के की ओर देखता है। तो जैसे यहाँ पे सपोज करो एच हो गया और एच देखता है के की ओर, तो यहाँ पे के हो गया। और फिर कहता है एल फेस करता है इमीडिएट नेबर ऑफ एच, जो एल है वो एच के पड़ोसी की ओर देखता है। एल क्या करता है, एच के पड़ोसी की ओर देखता है। तो एच का पड़ोसी यहां भी हो सकता है, इसको एल देख सकता है, एच का पड़ोसी यहां भी हो सकता है, इसको एल देख सकता है। श्योरिटी तो नहीं है, मतलब एच का पड़ोसी यहां पे हुआ तो ये भी एल को देख सकता है, एच का पड़ोसी यहां पे हुआ तो ये भी एल को देख सकता है। और मेरे भाई उसने पूछा था जी किसको फेस करेगा, तो पहले वाले से श्योरिटी नहीं आ रही है कि जी किसको फेस करेगा। इसका मतलब है हमारा जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ये काम का नहीं है, क्योंकि इससे जो पूछा जा रहा है वो आंसर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब आपने दूसरा देखा, दूसरे में क्या कहता है मेरे भाई, दो पैरेलल रो है, ठीक है, ये राइट है, लेफ्ट है, लेफ्ट है, राइट है, ये साउथ में देखेंगे, ये नॉर्थ में देखेंगे। ये कौन है मेरे भाई, एफ जी एच है, और ये कौन है, जेकेएल है। ऐसे ही बोला गया है। अच्छा जी, जी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो और जे सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। क्या बोला उसने, जी पंक्ति के एक छोर पे बैठा है और जे एल के ठीक बाई बैठा है। जे जो है एल के ठीक बाई है, तो कहीं पे एल बैठा है, उसके ठीक बाई कौन बैठा है, जे बैठा है। दो के सामने दो होंगे,
और जी किसी किनारे पे है। अब सेकंड इंफॉर्मेशन के आधार पे देखें तो जी किनारे पे यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है, या यहां हो सकता है। जी किसको फेस करे, कैसे बताए? तो केवल सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा और केवल फर्स्ट से भी आंसर नहीं आ रहा है। आपने एक कंसेप्ट सीखा कि दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। दोनों इंफॉर्मेशन अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर देखेंगे। अब दोनों को मिलाकर देखेंगे, फिर देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। दोनों को यदि मैं मिलाता हूं मेरे भाई, तो उसने कहा 2 रो है। दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। एल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जे है। एल फेस करता है एच के पड़ोसी को। एल फेस करता है एच के पड़ोसी को, यही तो कह रहा है। एल फेस करता है एच के पड़ोसी को। तो एल जो ये फेस कर रहा है ना, ये एच का पड़ोसी होना चाहिए। और एच देखता है के को। अब ये एच का पड़ोसी होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एच हो नहीं सकता, क्योंकि एच यहाँ पे होगा तो एच के को देखता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, एच हो जाएगा। एच का ये पड़ोसी हो गया, जिसको क्या देख रहा है, एल देख रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उसने कहा एक्सट्रीम एंड पे जी बैठा है, तो जी बैठा पहली वाली रो में, तो यहाँ पे जी आ गया। जी किसको देखेगा, तो भाई जे को देखेगा। दोनों को मिलाने से जो पूछ रहा था ना, जो पूछ रहा था ना, वो आंसर आ गया। दोनों को मिलाने से जो पूछा गया था वो आंसर आ गया। पहले अलग अलग चेक किया और अब यहां पे हम बोलेंगे बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। दोनों की जरूरत है, आइदर नहीं लगाएंगे ना। इसमें कहेंगे फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर। दोनों की जरूरत है आंसर देने के लिए। तो यहां पे मेरे भाई आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। समझ में आ रही बात? बहुत प्यारा सवाल था। अगला सवाल देखो। अच्छा, यहां पे एक वर्ड आया है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या है? कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो इसका मतलब है विच इज नॉट रिक्वायर्ड। विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है आंसर निकालने के लिए। जिसकी जरूरत नहीं है आंसर को निकालने के लिए, ऐसा बताइए जिसकी जरूरत नहीं है, बिना उसके आंसर आ जाए, वो कौन से? रिडंडेंट, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आंसर निकालना है हैवीएस्ट, और हैवीएस्ट निकालने के लिए जिसकी जरूरत नहीं है, वो आपका ऑप्शन आना चाहिए। देखो, आपके सामने कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। बात सुनना, हमारे सामने है 5 लोग। हमें ये बताना है कि हैवीएस्ट कौन है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? आंसर निकालने के लिए जिसकी जरूरत नहीं है ना? तो पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में कहता है बी हैवी है किससे? सी और डी से। ठीक है जी। बट लाइटर है ई से, और ई सबसे हैवी नहीं है, तो सबसे हैवी कौन होगा? अगर ई सबसे हैवी नहीं है तो सबसे हैवी कौन होगा? ए। मतलब पहले वाले से आपका आंसर आ रहा है कि हमारा जो ए है वो हैवीएस्ट है ना जी, कोई बात नहीं। दूसरे वाले में अगर मैं चेक करता हूं, 3 है, अच्छा इसमें 3 है इसमें, ओ माय गॉड। दूसरे वाले से देखो, ई हैवी है बी और सी से, बट ई छोटा है ए से। अब यहां पे हमारा ए और डी में कंफ्यूजन आएगा। ए और डी में कंफ्यूजन आएगा। सेकंड वाले से हम हैवीएस्ट कैसे बोल दें? पहले वाले से तो आ रहा है। तीसरे वाले में कह रहा है ई छोटा है किससे? सी से। तीसरे वाले से हैवीएस्ट नहीं आ सकता। और वैसे भी ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखो, सेकंड में कह रहा है ई बड़ा है सी से, और इसमें कह रहा है ई छोटा है सी से। तो ये तो मर्ज भी नहीं हो सकते। जो आपस में विरोध करते हैं, जो स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं,
जो कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, विरोध करते हैं, उनको मर्ज भी नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब है सेकंड से, सेकंड की जरूरत नहीं है, थर्ड की भी जरूरत नहीं है, हमारा फर्स्ट से आंसर आ रहा है। उसने पूछा था कि सबसे भारी कौन है, सबसे हैवीएस्ट कौन है, सबसे हैवीएस्ट कौन है, तो हमारा इससे आंसर आ गया। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसकी जरूरत है, अगर मैं पूछूं किसकी जरूरत है, अगर मैं पूछूं डेटा सफिशिएंट के रूप में पूछता हूं अगर, कि पर्याप्त किसका है ना, तो डेटा सफिशिएंट के रूप में पूछेंगे तो आप बोलेंगे ओनली फर्स्ट। लेकिन रिडंडेंट का मतलब होता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है, तो जरूरत किसकी नहीं है, सेकंड और थर्ड की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। सबको क्लियर है? तो कभी भी ऐसा पूछ लिया जाए तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगला सवाल करेंगे, शाबाश। जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन होता है ना, तो इसी तरह से हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है जी, राधे राधे। ठीक है जी, ठीक है मंजू जी, राधे राधे। जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन होता है, कोडेड ब्लड रिलेशन के आधार पे ही यहाँ पे एक सवाल पूछ लिया गया है, कोडेड ब्लड रिलेशन के आधार पे, है ना। और आपसे पूछा क्या है कि जो डब्लू है, हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू टी, डब्लू का क्या संबंध है टी से। और ये हमारा फर्स्ट से आएगा कि सेकंड से आएगा, या दोनों को मर्ज करने से आएगा, ये आपको चेक करना है कि डब्लू क्या लगा टी का। जैसे यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन में दिया होता है कि डॉलर का मतलब क्या है, पहले वाला भाई है, हैश का मतलब है पहले वाली मदर है, स्टार का मतलब है पहले वाली सिस्टर है, परसेंटेज का मतलब पहले वाला सन है, ऐसे दिया हुआ है। अब पहले वाले में देखो, अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो पहले वाले में आपका टी है, लेकिन डब्लू कोई पर्सन है ही नहीं। पहले वाले में टी है लेकिन डब्लू कोई पर्सन नहीं है, तो पहले वाले से आंसर नहीं आए। दूसरे वाले में डब्लू है लेकिन टी नहीं है, तो दूसरे वाले से आंसर नहीं आएगा। मतलब आपने क्या देखा कि ना फर्स्ट से आंसर आ रहा है, ना सेकंड से आ रहा है। तो मेरे भाई अब आप दोनों को मर्ज करोगे, हाँ या ना। अब आप दोनों को मर्ज करोगे मेरे भाई, तो मर्ज करने पे आप देख रहे हैं कि दोनों में कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए, तभी तो मर्ज होएगा। तो कॉमन क्या है, ओ। अब आप रिलेशन बनाओ जैसे बनाते आए, टी डॉलर वी, डॉलर का मतलब है भाई, टी भाई है वी का, ऐसे ही बनाओगे। परसेंटेज का मतलब है सन, वी सन है ओ का। ठीक है जी। ओ स्टार एक्स, स्टार का मतलब है सिस्टर, ओ बहन है एक्स की। एक्स परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है सन, एक्स सन है डब्लू का। ठीक है जी, ये आपका बना। उसने पूछा था डब्लू क्या लगा, तो डब्लू का यहाँ पे फर्दर रिलेशन आ रहा है हैश के साथ मदर। डब्लू मदर है किसकी, एस की। अब डब्लू एक्स की भी मदर है और एस की भी मदर है। पूछा गया था डब्लू क्या लगा, टी का। तो डब्लू का जेंडर मिल गया, और डब्लू जो है टी की लगी ग्रैंड मदर, क्या लगी, ग्रैंड मदर। दोनों को मर्ज करने से हमारा डेफिनेट आंसर आ रहा है, और डेफिनेट आंसर है ग्रैंड मदर। पहले हमने क्या किया, अलग अलग चेक किया, अलग अलग हमारा आंसर नहीं आ रहा था, है ना। अब अलग अलग आंसर नहीं आ रहा था, फिर हमने दोनों को कंबाइंड किया, दोनों को कंबाइंड करने से हमारा आंसर आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कि क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए दोनों की जरूरत है, बोथ आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी, दोनों की जरूरत है। तो मेरे भाई आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। समझ में आ रही है बात, आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। अगला सवाल देखो, एक बार खुद से ट्राई करेंगे। और सिटिंग का क्वेश्चन है, फेसिंग सेंटर है सबका, गोलाकार टेबल है, केंद्र की ओर देख रहे हैं। हु सेकंड टू द राइट ऑफ आर, पूछा गया कि आर के राइट में सेकंड कौन है। अगर हमने जो पूछा जा रहा है ना उसका आंसर अगर आ गया तो पर्याप्त है, और जो पूछा जा रहा है उसका नहीं आया, बाकी आलतू फालतू आ गया, तो फिर अपर्याप्त है, सीधी सी बात है ना। तो इसको ट्राई करेंगे।
गई बात। यस, ओके, गॉट इट। यस यस यस, गुड जॉब। देखिए 5 लोग हैं, ध्यान से सुनना, पहला वाला केस करेंगे पहले। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, सबका फेसिंग सेंटर है, सबका फेसिंग सेंटर है, तो राइट होगा सबका एंटी क्लॉकवाइज, ये हम जानते हैं, हमने सिटिंग पढ़ा है, तभी हम डेटा सफिशिएंसी इस पर बेस कर सकते हैं। और लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज। ठीक है जी। पहले केस में कहता है आर इमीडिएट राइट है पी के, आर जो है पी के एकदम दाएं बैठा है, तो पी कहीं पे है, पी के इमीडिएट राइट में कौन है, आर है। दो लोग हैं क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में दो लोग हैं, पी यहां पे है, इधर दो छोड़कर क्यू आ सकता है, इधर दो छोड़कर भी क्यू आ सकता है। मतलब आप क्या देख रहे हैं, दो छोड़कर यहां पे क्यू आ सकता है, दो छोड़कर यहां पे क्यू आ सकता है। हमें पूछा गया था आर की राइट में सेकंड कौन होगा, तो आर की राइट में सेकंड क्यू हो सकता है या कोई और हो सकता है। पहले वाले से आंसर नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इंडिपेंडेंटली हमने पहला देखा और कैंसिल हो गया। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब हमने दूसरा देखा, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और एक क्या हो गया, 5, सबका फेसिंग क्या है मेरे भाई, इनसाइड है। ठीक है, एस और आर दोनों पड़ोसी हैं क्यू के और टी सेकंड टू राइट ऑफ क्यू। एस और आर दोनों निकटतम पड़ोसी हैं क्यू के और टी क्यू के राइट में सेकंड है। क्यू के राइट में टी सेकंड है, तो 1 2 यहाँ पे टी आ गया। एस और आर दोनों पड़ोसी हैं क्यू के, तो यहाँ पे एस होगा या आर होगा, यहाँ पे एस होगा या आर होगा, और यहाँ पे बचा आ जाएगा पी। अब उसने पूछा था आर की राइट में सेकंड कौन होगा। मेरे भाई आर अगर यहाँ पे हुआ तो राइट में सेकंड पी आ जाएगा, आर यहाँ पे हुआ तो राइट में सेकंड एस आ जाएगा। मतलब संभावना आ रही है, आर यहाँ होगा तो राइट में पी आएगा, आर यहाँ होगा तो एस आएगा। क्या है, संभावना है। मतलब सेकंड केस से भी आप श्योरिटी के साथ आंसर नहीं दे रहे। मैंने कहा ना, पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका डेफिनेट आंसर आना चाहिए, और डेफिनेट आंसर यहाँ पे नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, दोनों इंडिपेंडेंटली क्या हो गए, इनसफिशियंट, मतलब अपर्याप्त हो गए। अब क्या करोगे आप, दोनों को मर्ज करोगे, दोनों को मर्ज करोगे, दोनों की इंफॉर्मेशन का यूज करोगे, और दोनों की इंफॉर्मेशन तभी यूज होगी जब वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो, आपस में विरोध ना हो। समझ रहे हो। तो जैसे अगर मैं दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता हूं, 5 लोग हैं, 3 4 5, उसने कहा क्यू के राइट में टी सेकंड है, यहां पे एस और आर बैठेंगे इसके अकॉर्डिंग, और यहां पे बैठेगा पी। और पहले में पी के राइट में कौन था, आर था, तो आर ए पड़ोसी है, तो यहाँ पे एस पड़ोसी है। और आर की राइट में सेकंड पूछा था, तो आंसर आएगा एस। दोनों को मिलाने से, दोनों को मिलाने से हमारा डेफिनेट आंसर आ गया एस। तो बोथ आर रिक्वायर्ड, बोथ आर नेसेसरी, दोनों की जरूरत है आंसर निकालने के लिए। इसलिए मेरे भाई यहां पे आंसर आ गया फोर्थ, बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर, बोथ आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। शाबाश। ऐसा हमने पहले भी किया है सिलोजिज्म के रूप में। सिलोजिज्म के रूप में आपसे पूछ रहा है कि ये वाला जो कंक्लूजन है, सम टाइगर आर कैट, ये किससे कंक्लूड होगा, सम टाइगर इज कैट, ये जो कंक्लूजन है किस वाले स्टेटमेंट से कंक्लूड होगा, सम टाइगर इज कैट। ये आपको चेक करना है, तो पहले इंडिपेंडेंटली चेक करो, फिर नहीं होगा तो मर्ज करेंगे।
देखिए पहले वाले में कहता है ऑल लियोपार्ड आर लॉइन, सभी तेंदुए क्या है, शेर है। ऑल लियोपार्ड क्या है, लॉइन है। पहले वाले को चेक कर रहे हैं, सारे जो लियोपार्ड हैं वो लॉइन है। सम कैट आर लियोपार्ड, ऐसी बनाते हो आप जब पढ़ते हो सिलोजिज्म। नो लॉइन इज टाइगर। अब यहां इस स्टेटमेंट से आप देखो कि इसको कंक्लूड कर दोगे क्या, सम टाइगर आर कैट। तो टाइगर और कैट के बीच में सम का जो रिलेशन है वो क्या होएगा, डाउटफुल होएगा, हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। पहले वाले स्टेटमेंट से जैसे हम सिलोजिज्म करते हैं, तो पहले वाले स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि कुछ टाइगर कैट है। कंक्लूड कर पाएंगे, बोले नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, इनसफिशिएंट हो गया। अच्छा जी, दूसरा देखो, सम लॉइन्स आर कैट, कहता है कुछ लॉइन क्या है, कैट है। ठीक है, सारे लॉइन क्या है, टाइगर है। और नो टाइगर क्या है, लियोपार्ड है। अब आपसे पूछा था इज सम टाइगर आर कैट, तो टाइगर कैट का रिलेशन डिफाइन हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉइन। तो इस सेकंड वाले से हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि कुछ टाइगर क्या है, कैट है। और जिससे हमारा कंक्लूड होगा वो इंफॉर्मेशन पर्याप्त है। सिंपल सी बात है। आंसर क्या आ गया, सेकंड। एंड जब आपका फर्स्ट से नहीं आया और सेकंड से आ गया तो हम मर्ज नहीं करते, मर्ज करते हैं उन दो स्टेटमेंट को जो आपस में अपर्याप्त हैं, जो इंडिपेंडेंटली इनसफिशिएंट है। जो इंडिपेंडेंटली इनसफिशिएंट है उनको मर्ज करते हैं। अगर फर्स्ट से नहीं आया, सेकंड से आ गया, तो मर्ज नहीं करेंगे। इन दैट केस योर आंसर विल बी ओनली सेकंड इज सफिशिएंट। क्या कहता है, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल डेटा फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड क्या है, सफिशिएंट है, फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इट इज क्लियर नॉट? यस। नेक्स्ट, कोडेड ब्लड रिलेशन के रेस्पेक्ट में फिर सवाल है। देखो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ टीयर 1 प्रीलिम्स, ये मेंस का भी पार्ट है ना। तो इसलिए आपको इसको समझना होगा जिससे कि कोई गलती के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। जी हाँ, देखिए अब यहां सवाल क्या पूछा है, हाउ इज वाई रिलेटेड टू आर। हाउ इज वाई रिलेटेड टू आर, और जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन होता है वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लस का मतलब क्या है, सन है पहले वाला। स्टार का मतलब है पहले वाली कौन है, वाइफ है। डॉलर का मतलब पहले वाली कौन है, डॉटर है। और एंड का मतलब क्या है, पहले वाला कौन है, भाई है। अच्छा, पहले में डायरेक्टली यहाँ पे देखो क्या दिया है, आर प्लस वाई दिया है। और प्लस का मतलब है पहले वाला सन है, मतलब यहाँ पे दिया है आर सन है वाई का। पहले वाले में दिया है कि आर जो है वो सन है वाई का। अब आर सन है वाई का, तो वाई का जेंडर नहीं पता। फिर डॉलर का मतलब दिया है, जैसे डॉलर का मतलब है डॉटर, के डॉटर है। फिर एच वाइफ है नहीं, अच्छा सेकंड वाला वाइफ है, के वाइफ है एच की, ऐसे ऐसे दिया हुआ है।
तो यहाँ पे प्लस का मतलब तो क्लियरली दिया हुआ है कि पहले वाला सन है, लेकिन वाई का जेंडर नहीं पता। जब तक वाई का जेंडर नहीं पता हम कैसे बता दें कि वाई क्या लगा आर का, तो पहले वाले से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जेंडर डिफाइन होना चाहिए था, और जेंडर नहीं पता तो हमारा आंसर नहीं आएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में देखना जरा, वाई से आर के बीच में एंड का मतलब क्या है। एंड का मतलब है मेरे भाई ब्रदर, वाई ब्रदर है एच का, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है, सन, एच बेटा है आर का। अब उसमें पूछा गया था हाउ इज वाई रिलेटेड टू आर, तो वाई जो है आर का क्या लगा, सन लगा। सेकंड से हमारे श्योरिटी के साथ एक रिप्लाई जा रहा है, और रिप्लाई ये जा रहा है कि वाई इज द सन ऑफ आर। वाई क्या है, आर का सन है। वाई क्या है, आर का सन है। और वाई अगर आर का सन है तो सेकंड से हमारा डेफिनेट आंसर आ रहा है ना। अच्छा जी, सपोज करो मैं आपसे ये पूछता हाउ इज आर रिलेटेड टू वाई। अगर बच्चों ये पूछा जाता कि आर क्या लगा वाई का, तो आप आंसर कैसे निकालते। तो आर क्या लगा वाई का, तो पहले से ये समझ में आ रहा है कि आर क्या है, सन है वाई का। तो पहले से हमारा आंसर आ रहा है सन, और दूसरे से आर क्या है वाई का, आर का जेंडर नहीं पता, दूसरे से आंसर नहीं आता। तो इस केस में आपका आंसर होता ओनली फर्स्ट। पूछा गया वाई क्या लगा आर का, तो आंसर क्या आ गया, सेकंड आ गया। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया, सेकंड आ गया। और यहाँ पे सेकंड का ऑप्शन कौन सा है, ये रहा। लेकिन पूछा जाता कि आर क्या लगा वाई का, तो आंसर आपका फर्स्ट आता। तो डिपेंड करता है कि वो सवाल कैसा पूछा जा रहा है। उसने पूछा था हाउ इज वाई रिलेटेड टू आर, तो पहले वाले से हम ये बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि वाई का जेंडर कंफर्म नहीं था, इसलिए पहले वाले से आंसर नहीं आया। और हमारा दूसरे से आंसर आ गया कि वाई इज द सन ऑफ आर। समझ में आ गई बात, कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं। एंड का मतलब था ब्रदर, सही है। प्लस का मतलब था सन, एकदम सही है। ठीक है, एक सवाल और करिए देखो। अरे ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज और मैं थोड़ा सा एड ऑन करूं। सपोज कर एक सवाल पूछता हूं मैं, और मैंने आपसे कहा रैंकिंग को लेकर, इन अ रो ऑफ बॉयज रवि इज, तो इन अ रो ऑफ बॉयज, या मैं ऐसे कर लेता हूं। मैंने आपसे सवाल पूछा ये, हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी बॉयज सिटिंग इन अ रो। पंक्ति में लोग कितने बैठे हैं, हाउ मेनी बॉयज सिटिंग इन अ रो। पहले वाले में दिया गया रवि इज 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड हरी इज 5th फ्रॉम राइट हैंड। 8 person sitting between रवि एंड हरी। रवि और हरी के बीच में 8 लोग बैठे हैं। दूसरा था सोनू 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड हरी 8th फ्रॉम राइट हैंड। ये इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पे आप सवाल का आंसर कैसे दोगे। सवाल ये पूछा गया है रो में टोटल कितना है, ठीक है जी। पहले वाले में कह रहा है
रवि 6 है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, हरी 5th है फ्रॉम राइट हैंड से, और यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि इन अ रो ऑफ बॉयज, इन अ रो ऑफ बॉयज, ठीक है, और यहाँ पे भी है इन अ रो ऑफ बॉयज। रैंकिंग अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। टोटल बॉयज पूछे हैं, रो के अंदर टोटल बॉयज कितना होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो। देखिए यहां अगर आप थोड़ा सा देखें, रवि क्या है 6 फ्रॉम द लेफ्ट है, पहली वाली कंडीशन में लेफ्ट राइट, रवि 6 फ्रॉम द लेफ्ट, बीच में लोग कितने हैं 8, इधर ही आएंगे, ओवरलैपिंग तो होगा नहीं क्योंकि लेफ्ट से कोई 6 है तो 8 इधर थोड़ी बैठ जाएंगे, और दूसरी साइड से जो हरी है वो 5 है। तो टोटल यहाँ पे आसानी से निकाल दोगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट से वो क्या है 6 है, बीच में 8 है, और फिर क्या 5 है, तो 6 और 8 14 और 5 कितना हो गया 19, 6 और 5 13 और नहीं 11 और 8 19, तो टोटल यहाँ पे आ गया 19। मतलब पहले से डेफिनेट आंसर आ रहा है, और डेफिनेट आंसर क्या होगा मेरे भाई 19 होगा, तो फर्स्ट से तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहां सेकंड में कह रहा है सोनू 6 फ्रॉम द लेफ्ट और हरी 8 फ्रॉम द राइट। अब वो कह रहा है कि भैया रो है, और रो में सोनू लेफ्ट से 6 है और हरी जो है वो राइट से कितना है 8 है। अब बीच में लोग कितने बैठे हैं, क्रॉसिंग का केस होगा नहीं होगा, 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, ज्यादा लोग बैठे हैं, कम लोग बैठे हैं, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटी, बहुत सारी संभावनाएं हैं, और बहुत सारी संभावनाएं तो सेकंड से आंसर नहीं आएगा, और मर्ज हम करेंगे नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अब अगर सिचुएशन ये होती, सपोज करो कि भैया पहले वाले से आंसर आ रहा था 19 और फॉर एग्जाम्पल दूसरे वाले से आंसर आ जाता 20, डेफिनेट आंसर आता फॉर एग्जाम्पल कि पहले वाले से आंसर आ गया 19 और दूसरे वाले से आ गया 20, अब दोनों से आंसर डिफरेंट आया, कोई बात नहीं भाई, जैसा गुड़ डालोगे मीठा वैसा हो, वही तो बात है, जैसा गुड़ डालेंगे मीठा वैसा हो, तो भैया जैसी इंफॉर्मेशन दोगे आंसर वैसा आ रहा है, लेकिन आंसर श्योरिटी के साथ अगर आ रहा है तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आइदर और। अब आपका सपोज ऐसी सिचुएशन होती कि भाई पहले से आंसर 19 आ रहा होता और दूसरे से 19 आ रहा होता, तब भी आंसर आइदर और ही आ रहा होता। आइदर और में ऐसा नहीं कि दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, दोनों से आंसर आना चाहिए, और दोनों से आंसर डेफिनेट आना चाहिए। सेम आए डिफरेंट आए वो एक दूसरी बात है, दोनों से आंसर डेफिनेट आना चाहिए, सेम आए डिफरेंट आए वो दूसरी बात है, तो उस केस पे आपका क्या लग जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आई होप सो आपको पूरा ही पूरा जो थॉट प्रोसेस है रिगार्डिंग डेटा सफिशिएंसी वो क्लियर हो गया होगा, जिससे कि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको रिवाइज भी करना है, उसी तरह से अभ्यास करना है। मैंने कहा जो केसेस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण केसेस है जो आपको यहाँ पे करना चाहिए, कि पहले हम इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।